हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफसर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यू क्रिटिसिज्म। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये वीडियो में स्पेशली नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ये न्यू क्रिटिसिज्म पर मेरा पहला लेक्चर है। दूसरी वीडियो जैसे कल्चर स्टडी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्न या फिर मॉडर्न, इको क्रिटिसिज्म, ये सभी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट से ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी और डिटेल हो सकती है, तो आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को लेंगे जो न्यू क्रिटिसिज्म पर बनता है और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म, कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या आखिर। असल में न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट था लिटरेरी थ्योरी में, जो कि स्टार्ट होता है 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और ये जो मूवमेंट है वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ सबसे पहले। ये मूवमेंट पर्टिकुलरली पोएट्री के बारे में था, ना कि दूसरे लिटरेचर की फॉर्म के बारे में था। और इसमें क्लोज रीडिंग पर इम्फेसिस किया जाता है और ये चीज़ देखी जाती है कि लिटरेचर अपने आप में किस तरह से वर्क करता है, उसका किस तरह से फंक्शन है अपने आप में, कि लिटरेचर अपने आप में एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है, उसे दूसरी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई भी एक वर्क है वो अपने आप में सफिशेंट है, उसकी जो मीनिंग है उसके अंदर ही है। हम उसकी मीनिंग को दूसरे किसी चीज़ों से ड्राइव नहीं कर सकते, वो जो कुछ है वो अपने आप में है। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे तो आई होप आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम इस मोमेंट की बात करें कि न्यू क्रिटिसिज्म आखिर कहाँ से आया है, तो सबसे पहले जॉन क्रू रैनसम ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म, जो 1941 में पब्लिश हुई थी। तो इस बुक से ही ये नाम जो है आगे चल के फेमस हुआ। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, के मेन जो फीचर्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म के वो हैं क्या। सबसे पहला तो ये है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो क्लोज रीडिंग पर अटेंशन करता है, यानी कि जो फोकस है इसका वो क्लोज रीडिंग पर है। अब ये क्लोज रीडिंग क्या है, मीन्स अगर हमारे पास में कोई वर्क है तो हम उस वर्क को ही सफिशेंट मानेंगे, उसको उसकी क्लोज रीडिंग करेंगे। हमें ना ही उसके ऑथर से मतलब है कि किसने ये वर्क लिखा है, ना ही हमें दूसरे लिटरेचर से मतलब है कि किससे ये इंस्पायर है। तो जो वर्क है वो अपने आप में सफिशेंट है, यही क्लोज रीडिंग होती है और यही न्यू क्रिटिसिज्म मानकर चलता है। दूसरा ये कि अभी जैसे हमने बात की कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नॉवेल या कौन सा जो वर्क है किस राइटर ने लिखा, कि उसका ऑथर कौन है। इसमें कहा जाता है कि ऑथर इज़ डेड, मीन्स जो भी वर्क है वो वर्क की ही स्टडी की जाती है। और ये नहीं मतलब होता कि कौन ऑथर है या किस इंटेंशन ने उसने इस वर्क को लिखा, या कौन सी कंडीशन थी, या फिर वो कौन सा मूड था जिसे इंस्पायर किया उस राइटर को ये वर्क लिखने में। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारे पास में वर्क होता है और उसे उसकी हमें क्लोज रीडिंग करनी होती है। और क्लोज रीडिंग कैसे करते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म में जो भी वर्क हमारे सामने होता है जिसको हम एनालाइज या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसकी यानी कि स्पेशली पोएट्री की मीटर को देखते हैं, उसमें क्या राइम यूज़ की है वो देखते हैं, क्या रिदम है, उसकी थीम क्या है, इमेजरी क्या है, उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, सिमिली है या मेटाफर है। ये सारी चीज़ें न्यू क्रिटिसिज्म में देखी जाती हैं कि पोएट्री में क्या चीज़ यूज़ की। इन सब चीज़ों के बेस पर ही एक पोएट्री को जज किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म में एक स्कॉलर हुए थे जिनका नाम था आई.ए. रिचर्ड्स। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक पोएम ली और उस पोएम के राइटर का नाम अपने किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं बताया, मतलब उस पोएम के बैकग्राउंड को किसी स्टूडेंट को नहीं बताया, और ये पोएम जो है उन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी। तो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, सब स्टूडेंट ने अपनी अपनी तरह से उस पोएम को एक्सप्लेन किया और वो सब जो एक्सप्लेनेशन थी वो एक दूसरे से अलग थी। तो उस एक वर्क से कई अलग अलग तरह की मीनिंग्स निकल कर आई, कई अलग अलग तरह की चीज़ें निकल कर आई उस एक पोएम से। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है इस मोमेंट में। तो अगर हम देखें
देखें कि पहले किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता था किसी भी वर्क को। पहले क्या होता था, कोई भी वर्क लेते थे और उस वर्क को क्रिटिसाइज़ या फिर एनालाइज़ करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उसके राइटर को ध्यान में रखा जाता था कि उस राइटर ने किस तरह या किस मूड से या किन किन चीज़ों से इंस्पायर होकर उस वर्क को लिखा। तो उस वर्क की जो एनालाइज़ या मीनिंग निकाली जाती थी वो बेस थी उस राइटर की इंटेंशन पर या उस राइटर को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें, अगर हम किसी भी वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को लेते हैं, अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ के किसी भी वर्क को एनालाइज़ करते हैं तो हम ये एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि वो एक नेचर पोएट है। तो जो भी कोई उसकी पोएम है, हम ये ध्यान में रखते हुए उसकी मीनिंग निकालेंगे कि वो नेचर पोएट है। तो एक चीज़ जो निकल कर आएगी वो नेचर के हिसाब से ही मीनिंग जो है उसकी निकल कर आएगी। तो ये चीज़ बायस्ड हो जाएगी एक तरीके से। और अगर हमें ना पता हो कि ये जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है तो हम उसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं कि जब हमें पता हो कि ये पोएम किसकी है, उससे कि जब हमें नहीं पता हो कि ये पोएम किसकी है। इसमें किसी भी वर्क के फॉर्मल एलिमेंट्स जैसे कि राइम, मीटर, सेटिंग, करैक्टराइजेशन, उसका प्लॉट, उसमें क्या क्या चीज़ें लिटरेरी डिवाइस यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके साथ साथ में उसमें पैराडॉक्स क्या हैं, एम्बिग्विटी, आयरनी, टेंशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं न्यू क्रिटिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आगे हम और इस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, के न्यू क्रिटिसिज्म के फादर कौन है या किन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, इसको चलाया। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, जो बात की थी आई.ए. रिचर्ड की। तो उनका जो एक वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो 1929 में पब्लिश हुआ था, इसी के साथ में हम मान सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। और इन्हीं को ही माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म के फादर, मीन्स इनको ही इनका जन्मदाता माना जाता है, ऐसा कहते हैं। एंड ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एज अ काइंड ऑफ साइंस, मीन्स उन्होंने साइंस की तरह लिटरेरी इंटरप्रिटेशन को लिया। इस कॉन्सेप्ट को और आसान करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज़ द फोकस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, कि न्यू क्रिटिसिज्म का आखिर फोकस किन किन चीज़ों पर था। तो सबसे पहला जैसा हमने बात की थी, इसका जो सबसे प्राइमरी फोकस था वो क्लोज रीडिंग पर था, पर्टिकुलरली पोएट्री पर, कि किस तरह एक लिटरेचर जो होता है वो सेल्फ सफिशेंट होता है, अपने आप में मीनिंग रखता है, एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ अपने आप में ही लिए होता है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस पर फोकस होता था न्यू क्रिटिसिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड न्यू क्रिटिसिज्म इम्पैक्ट सोसाइटी, कि सोसाइटी पर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। न्यू क्रिटिसिज्म ने लिटरेचर को और आसान बना दिया, लिटरेचर पर बात करनी और ज़्यादा आसान हो गई, लोग लिटरेचर को और बेहतर तरीके से समझने लगे। एक लिटरेचर के यानी कि एक वर्क के कई कई मीनिंग निकलने लगे, उनकी छुपी हुई लेयर टू लेयर मीनिंग्स निकल कर आने लगी और ये पता चल गया कि लिटरेचर किस तरह काम करता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसका एग्जांपल लें तो जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम खाना खाते हैं, तो वो खाना किसने बनाया मायने नहीं रखता, वो खाना अच्छा है या बुरा है, ये दो चीज़ होती हैं। अगर अच्छा होता है तो हम खाने की तारीफ़ करते हैं, कोई होगा जो किसी खाना बनाने वाले की तारीफ़ करता है, लेकिन अगर हमें खाना अच्छा लगता है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं तो हम हम क्या कहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में एक फेमस टर्म है जिसका नाम है टेंशन। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द टेंशन इन न्यू क्रिटिसिज्म। एक न्यू क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम है एलन टेट, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, ये उनका टर्म है। एलन टेट ने एक अच्छी पोइट्री के लिए जो निशानी बताई है वो है टेंशन, कि अगर एक पोइट्री या पोएम में टेंशन है तो वो एक अच्छी पोइट्री है, एक गुड पोइट्री है। अगर उसमें टेंशन नहीं है तो वो एक अच्छी पोइट्री नहीं है। ये टेंशन वो टेंशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक अलग तरह की टेंशन है। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये आखिर टेंशन है क्या।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हु फर्स्ट यूज द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, किसने सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है उसको यूज़ किया था। सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया गया था 19th सेंचुरी में, लेकिन ये जब तक फेमस नहीं हुआ जब तक एक राइटर, एक अमेरिकन क्रिटिक्स ने, जिनका नाम था जॉन क्रो रैनसम, इनकी बात हमने पहले भी की थी, उन्होंने इस टर्म के नाम पर एक बुक्स नहीं लिख दी 1941 में। इन्होंने बुक लिखी न्यू क्रिटिसिज्म, तब से ये फेमस हुआ, लेकिन ये कॉइन किसी और ने किया था, उसकी भी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था किसी दूसरे ने, और इसे फेमस किया है जॉन क्रो रैनसम ने, जो इनकी बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में लिखी। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी मूवमेंट में, लिटरेरी मूवमेंट में खास करके, कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं याद होनी, जैसे कि उसमें कौन कौन से टर्म हैं, कौन फाउंडर है, कौन कौन मेन राइटर्स है, तो इसमें ये हैं, इन्हें ज़रूर याद रखना है। और अगर हम बात करें कि हम चीज़ों को किस तरह से याद कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपनी खुद की टेक्निक बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी से जोड़ सकते हैं। मैंने तो ये चीज़ें जो जॉन क्रो रैनसम है इसको याद किया था कि एक हैंडसम क्रो, यानी कि रैनसम हैंडसम और क्रो तो आप जानते ही हैं कौवा, तो एक हैंडसम क्रो से मैंने याद कर लिया था ये चीज़ें। ये मेरी टेक्निक है, आपकी कुछ और हो सकती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी और दूसरे सिंबल बना सकते हैं, आप दूसरी स्टोरीज बनाकर याद रख सकते हैं, ये आसान तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो है हाउ डज न्यू क्रिटिसिज्म हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ए शॉर्ट स्टोरी। के अब तक हमने पोएम की बात की, अब बात करते हैं कि हमें शॉर्ट स्टोरी को समझने में कैसे मदद करता है न्यू क्रिटिसिज्म। तो जैसे हमें पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है ऑथर को बाईपास कर देता है, उसके लिए मतलब नहीं है कि कौन ऑथर है और किस इंटेंशन या फिर मूड के चलते उस राइटर ने ये स्टोरी लिखी। स्टोरी जो है अपने आप में अकेले ही अपनी मीनिंग रखती है। इसमें क्या होता है, जब ऑथर अपना वर्क लिख चुका होता है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और बचता है उसका सिर्फ काम। उसको उसी की लाइट में हम पढ़ते हैं, यानी कि उसको अकेले पढ़ते हैं, उसको अकेले ही एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के करैक्टरिस्टिक्स की, या फिर कह लीजिए हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो राइटर हमने बात की थी कि उसने सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म का जो टर्म है वो कॉइन किया था, उसका नाम है J.E. स्प्रिंगहैम। स्पेलिंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था और इसके बाद में, इसके 2 साल बाद 1941 में जॉन क्रो रैनसम ने अपनी बुक लिखी न्यू क्रिटिसिज्म के नाम पर और इसे पब्लिश किया और ये टर्म फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 2, I.A. रिचर्ड्स की बुक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 से ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। मतलब ये पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसको नाम जो मिला है वो हमें पता है कब मिला है। फैक्ट नंबर 3, न्यू क्रिटिसिज्म जो होता है वो फॉर्मलिस्ट होता है नेचर से। फैक्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशनल फैलेसी, ये जो टर्म है इंटेंशनल फैलेसी, इसकी भी हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग किसी भी वर्क की सही मीनिंग या सही इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं की जा सकती, जब तक हम उस ऑथर से डायरेक्टली नहीं पूछ लेते कि आपने ये जो वर्क है वो क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, इसका पर्पस क्या है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राइटर्स जो हैं वो लिख कर के छोड़ देते हैं और बहुत दिन बाद, यानी कि सदियों बाद भी उनका जो वर्क है वो पढ़ा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे शेक्सपियर हैं, वो अब नहीं रहा, लेकिन उनके वर्क जो हैं वो अभी भी पढ़े जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, न्यू क्रिटिक्स के लिए जो फेवरेट जो फॉर्म थी वो थी पोएट्री। वो मानते थे कि पोएट्री जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है लिटरेचर की। इसके बाद में वो ये सारी जो टेक्निक है, क्लोज रीडिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ड्रामा, नॉवल और दूसरी फॉर्म्स में भी बाद में करने लगे। फैक्ट नंबर 5 या 6 मैं भूल गया।
तो जो एस्थेटिक क्वालिटी जो हैं, जो न्यू क्रिटिक्स ने यूज़ की अपनी इन चीज़ों में, वो इन्होंने जो बोरो की थी वो एसटी कॉलेज के वक्त से की थी। एसटी कॉलेज के बारे में आप शायद जानते होंगे, ये एक रोमांटिक पोएट था जिसने सबसे पहला इस तरह की चीज़ें स्टार्ट की थी। उसने डिस्क्राइब किया था कि पोएट्री एज ए यूनिफाइड ऑर्गेनिक चीज़ होती है जो अपने आप में पूरी होती है। इसके बाद में कुछ मेजर वर्क हैं जो जुड़े हुए हैं न्यू क्रिटिसिज्म से, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ही ली है आई.ए. रिचर्ड्स के वर्क्स की, उन्हें दोबारा देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, जो लिखी गई थी आई.ए. रिचर्ड के द्वारा 1929 में। दूसरा आता है द वेल रोट अर्न, जो लिखा था क्लिनिथ ब्रूक ने, जो 1947 में लिखी गई। और इसके बाद में ब्रिटिश पोएट्री सिंस 1960, जो लिखी गई थी ग्रेवल लिंटोप के द्वारा 1972 में। इसके बाद में 8 कंटेम्प्रेरी पोएट्स बाय कैल्विन बेंडियंट 1974 में। नेक्स्ट आता है 9 कंटेम्प्रेरी पोएट्स ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन बाय पी.आर. किंग 1979 में। नेक्स्ट आता है द फोर्स ऑफ पोएट्री बाय क्रिस्टोफर रिक्स 1987 में। इसके बाद में बात करते हैं इस मूवमेंट से जुड़े कुछ मेजर राइटर्स की, क्रिटिक्स की। तो सबसे पहला नाम आता है जॉन क्रो रैंसम का। इसके बाद में आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, विलियम एमसन, क्लिनिथ ब्रूक्स, रॉबर्ट पेनवेरन, डब्ल्यू.के. विमसेट, बियर्डस्ले, एलन टेट, एफ.आर. लीविस, आर.पी. ब्लैकमोर। मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने लिस्ट दी हैं इन सब की एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, यानी कि इन सब स्कॉलर्स की अलग अलग एक सेपरेट वीडियोस बनाई जाए और उसमें इन्होंने क्या लिखा, इनके जो कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की लिटरेचर में, इनका कंट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में मैं उसमें बात करूँगा। और इस थ्योरी यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म के अपोजिट एक इसके बाद में एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। इसमें थ्योरिस्ट ने कहा कि जो रीडर होते हैं वही मीनिंग बनाते हैं। तो इसकी भी बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपके सुझाव हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।